हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने जो हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर था, इसके इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर थे वो सभी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, हाँ जी, एक ही क्लास में हमने वो कंप्लीट कर लिए थे। इन टेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन आए थे वो सब आपके हो चुके हैं। ये देखो, ऐसे ही ये जो सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्म में आपका अवेलेबल करवा रखा है, ये तो इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था ताकि आपको क्रैमिंग ना करनी पड़े। अगर क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती उसको लिखने में। ठीक है, और लैंग्वेज फॉर्मेशन इसीलिए दिखा रखी है कि आपको नोटबुक बनाने में आसानी रहे, कल को आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट है हमारे पास आज की क्लास में हम करेंगे एंड टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, यानी कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। ट्राई करेंगे कि सभी क्वेश्चन कर पाएँ। इन केस फिर भी अगर रह जाता है कोई तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे एंड टेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो स्टार्ट होते हैं बच्चे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यू आते हैं ये स्टार्टिंग में 4-5 है, और आपके एग्ज़ाम में भी एमसीक्यू आते हैं, आपको पता है 4-5 एमसीक्यू है ना। मतलब पोर्शन वाइज आते हैं, जैसे 4 बायो के आगे 4 केमिस्ट्री 4 फिज़िक्स, इस तरह से होता है। तो वो एमसीक्यू आपके कहीं बाहर से नहीं आते, वो आपके यही एमसीक्यू होते हैं। चैप्टर की जो एक्सरसाइज होती है 10th के हर एक चैप्टर में ऐसे ही है अभी तक जितने मैंने करवाए हैं, कि चैप्टर की एक्सरसाइज जब स्टार्ट होती है तो 3 से लेकर और 5 तक ये रेंज होती है। किसी में 2 क्वेश्चन है, किसी में 3 है, किसी में 5 भी होते हैं एमसीक्यू। यानी कि जो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं जो ये, तो वही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं। एचबीएससी वालों के तो स्पेशली वही आते हैं। ठीक है, सीबीएसई वालों के चलो थोड़ा बहुत लेवल हाई करके वो दे देता है, लेकिन आपका भी जो लखमीर की बुक में होते हैं ना गिवन, तो आपके बस वहाँ से आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, ये नहीं होता कि आउट ऑफ सिलेबस आता है कुछ भी। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। जो किडनी होती हैं, है ना, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सक्रीशन वाला टॉपिक। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास देखी है वो तो मतलब अभी आंसर दे भी दिया होगा उन्होंने, है ना। तो जो किडनी होती है, किडनी का काम क्या होता है, जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, और वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस है जो वो क्या होती है, दैट इज़ एक्सक्रीशन, जो आपको ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर एक्सक्रीशन होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये तो ऑप्शन कहीं से नहीं बनते। किडनी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, किडनी का मेन रोल एक्सक्रीशन में होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखो वही है आंसर सी। इन ह्यूमन बींग्स द किडनी आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। तो आंसर जैसे मैं देने से पहले, मैं यहाँ दिखाने से पहले थोड़ा टाइम आपको देती हूँ ना, जैसे मैं खुद अपना मतलब ट्रायल देती हूँ कि हाँ मुझे ये आंसर लग रहा है, तो इसी तरह मेरे साथ साथ आपने भी ट्राई करनी है कि आप भी अपना एक ऑप्शन लिख के रखें कि मेरा ये आंसर है, और फिर बाद में जब मैं आंसर दिखाती हूँ तो आपने मैच कर लेना है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो जाइलम होता है वो प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये बताना है आपने। ठीक है बच्चे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो प्लांट के ये टिश्यूज़ होते हैं जाइलम फ्लोएम, कल भी हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था, 2-3 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, तो मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, वहाँ पे ट्रिक भी बताई थी एक। ठीक है, तो वो क्लास ज़रूर देख लेना बच्चे, ताकि आपको वो ट्रिक भी पता चल जाए। बार बार वही चीज़ें नहीं मैं रिपीट करूँगी। ठीक है, कल की क्लास में वो 3-4 बार बता चुकी हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आप देखो आपको क्या आंसर लग रहा है इसका, एक बारी 5 सेकेंड दे रही हूँ मैं आपको, अपना नोट कर लो एक आंसर, अभी मैं आंसर बताऊँगी फिर मैच कर लेना। तो देखो, इन प्लांट द जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है बाय जाइलम, और फूड या मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है बाय फ्लोएम। ये भी अपनी नॉलेज में ऐडअप कर लो। ज़रूरी नहीं कि यहाँ जाइलम का क्वेश्चन है तो पेपर में जाइलम का ही आए, वो रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत डालते हैं, तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ फ्लोएम का भी आ सकता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। जो ऑटोट्रोपिक होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, उनको क्या क्या चाहिए होता है।
तो हमें ये पता है कि ऑटोट्रॉपिक में मेनली ग्रीन प्लांट्स और ये आते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स कैसे जो न्यूट्रिशन है उसकी नीड को कैसे पूरा करते हैं, क्या चाहिए होता है उनको, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है आपका सनलाइट एंड डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसमें सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे तो, है ना, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स हैं जो उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी हम देते हैं, क्लोरोफिल सनलाइट से मिलता है, तो ऑल ऑफ दी अबव आना चाहिए। आप लोग लिखो अपना आंसर, 5 सेकंड में आपको दे रही हूँ। एक बार आप अपना आंसर अपनी नोटबुक पे लिखो, अभी मैं आंसर दिखाऊंगी, फिर मैच करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैम मेरे इतने एमसीक्यू सही थे, ठीक है। तो देखो, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है बच्चे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। जो ब्रेकडाउन होता है आपका पायरुवेट का, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है और जब एनर्जी रिलीज होती है ना, तो वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है। तो वैसे तो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट का हमने 3 तरीके से पढ़ा है, मतलब जैसे ये साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, अलग अलग से हमने पढ़ा है। लेकिन ये बोल रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कहीं पे वो लैक्टिक एसिड देता था, कहीं पे वो इथेनॉल देता था। जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है उन्होंने ये बता दिया होगा। अब आप ये मत समझो कि मैम हमें कंसेप्ट वो क्लियर नहीं है, तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है बच्चे। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक एक एक टॉपिक एक एक दिन में करवा रखा है मैंने। चैनल को विज़िट करो और अच्छे से वीडियोस देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा आपका। यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है, आप लोग मेरे आंसर देने से पहले ही आंसर अपना मतलब प्रिपेयर रखोगे। इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, कितना ही हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, बस उसी चीज़ को वो थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो देखो, पायरुवेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना ये, तो मेरे ख्याल से ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे मसल सेल्स में वो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखते हैं आंसर। आप लोगों ने भी अपना आंसर लिख लिया होगा, होप सो। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का, जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है, तो ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है बच्चे। उसके बाद 5th क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं अब आपके। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। जो फैट होती है ना, वसा जिसको बोलते हैं, फैटी जो फूड हम खाते हैं, तो वो कहाँ पे बॉडी में डाइजेस्ट होती है। तो जो हमारी बॉडी होती है ना, इसमें कंप्लीट डाइजेशन का काम होता है जो बच्चे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी के अंदर 2 इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लॉन्ग इंटेस्टाइन। यानी कि हमने ये बताना है यहाँ पर कि जो फैट्स हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है बच्चे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताना है और वो प्रोसेस बतानी है कि कैसे होती है, ठीक है जी। तो आपने इसको कैसे लिखना है ये एक बार देख लो। फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फैट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो लार्ज ग्लोबल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वही मैं आपको बता रही थी ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो प्लेस है जहाँ पर प्रॉपर डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सिक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या सिक्रेट आउट होता रहता है, क्या निकलता है बाहर, वहाँ पे वो बाइल जूस के फॉर्म में होता है और पैनक्रियाटिक जूस के फॉर्म में, ठीक है। पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस है जो वो रिलीज होता है, और जो आपका बाइल जूस है वो आपका लीवर से होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। द बाइल साल्ट फ्रॉम द लीवर, जो बाइल साल्ट है ना, जो लीवर से एक्सक्रीट होते हैं, ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जो बड़े बड़े ग्लोबुल्स होते हैं वो उनको ब्रेक करके स्मॉल में चेंज कर देते हैं। क्यों होता है ऐसा, सो दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन ईजिली एक्ट ऑन दैम, ताकि जो पैनक्रिया में से एंजाइम रिलीज हुआ है ना पैनक्रियाटिक, तो वो उनके ऊपर ईजिली एक्ट कर सके, काम कर सके।
दिस इज़ रेफर टू एज, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहाँ टेक प्लेस करता है बच्चे, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो होप सो आपको समझ आया है ये क्वेश्चन कि कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको डबल स्टार टिक कर लो आप लोग। फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपका क्लास टेस्ट होता है तो उस टाइप से भी इम्पोर्टेंट है। हमने सलाइवा का रोल बताना है फूड की डाइजेशन में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, जो सलाइवा होता है वहाँ से सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, ये एंजाइम है जो वहाँ पे रिलीज होता है। सलाइवा का मेनली काम क्या होता है, फूड को वेट करना, स्मूथ करना, और जब वो स्मूथ हो जाता है तो उसका जो पैसेज होता है ईजी हो जाता है, ठीक है, विद जो हमारी कैनाल होती है, जो फूड पाइप बोल सकते हो या फिर, ठीक है बच्चे, तो वो स्मूथली पास कर जाता है वहाँ पे। उसके बाद है जो फिर उसकी नेक्स्ट फंक्शनिंग शुरू होती है। बट सलाइवा अगर प्रॉपरली काम करता है तभी आगे फूड है जो प्रॉपर ओसियोफेगस में से पास करता है, ठीक है, नहीं तो फिर बीच में ही प्रॉब्लम हो जाती है। बड़े बड़े पार्टिकल्स को जो हमारी ओसियोफेगस होती है वो नहीं पास आउट करवा सकती। तो सलाइवा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कई तरह के एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है जी। तो इसको आपने कैसे लिखना है, देखो, सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट आउट होते हैं, लोकेटेड अंडर द टंग, ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, हमारी जीभ के नीचे वाली साइड पे, लोकेटेड अंडर द टंग। इट मॉइस्चन द फूड, फूड को मॉइस्ट करता है, ये गीला करता है मतलब, फॉर ईजी स्वेलोइंग, ताकि वो ईजिली पास आउट हो सके। इट कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, क्या बोलते हैं हम उसको, सलाइवरी अमाइलेज, विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। मेन फंक्शन तो यही है, यहाँ पे स्टार्च को शुगर में ब्रेक करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करना है, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में ब्रेक करना है, तभी हमारा जो फूड है वो आगे पास होगा और तभी वहाँ पे उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा फर्दर जाके, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। पता ही है आपको, ये तो है ना, अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो ये सब नेसेसरी कंडीशन होती हैं। और बाय प्रोडक्ट बताने हैं फिर आपने, इसमें क्या होते हैं बाय प्रोडक्ट, यानी कि जो बाहर प्रोडक्ट निकलते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन भी आपने लिख के दिखानी है, देखो फोटोसिंथेसिस वाली, ये रिएक्शन जरूर याद कर लेना बच्चे, विद बैलेंसिंग, आपको इसको बैलेंस भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो प्रोसेस होती है जहाँ पर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट एंड सनलाइट आर द नेसेसरी कंडीशंस। तो क्या क्या चाहिए उसके लिए, CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये हमारे क्या है, नेसेसरी कंडीशन होती हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। कार्बोहाइड्रेट जो उसका फूड होता है, मतलब ये हमारे पास ये तो क्या है, देखो कंडीशंस, क्लोरोफिल और ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो उसको रिक्वायर है, ठीक है बच्चे। और जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं वो क्या निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो कहाँ से आती है, ऑटोट्रोप से आती है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स, ओके बच्चे। तो ये बाय प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के। रिएक्शन कैसे लिखोगे आप लोग इसकी, CO2 प्लस H2O, यहाँ पे क्या रिलीज हो, क्या बनेगा फिर, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन। तो ये तो है आपका ग्लूकोज, C6H12O6। पहले क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके रिएक्टेंट थे, सनलाइट मिली, क्लोरोफिल मिला, तो वहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकले और साथ में ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट यानी कि। उसके बाद है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमने बताना है कि एरोबिक एंड एनएरोबिक में क्या डिफरेंस है, और नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज़ द एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। साथ में आपने ये भी बताना है कुछ ऑर्गेनिजम्स के नेम जो एनएरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, रेस्पिरेशन को, सॉरी, ठीक है बच्चे। तो लास्ट की वीडियो में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये। और एनएरोबिक ये क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं। ठीक है, एरोबिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या होता है, इसके हमने टेबुलेट फॉर्म में इसको लिख देना है। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, इट अकर्स, इसको ना आपने टेबल में ही लिख के आना है। एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपने उसको टेबुलेट फॉर्म में ही लिखना है। ध्यान रखनी है ये बात, जो क्वेश्चन मैं आपको टेबुलेट में प्रोवाइड करवा रही हूँ वो कुछ सोच समझ के ही करवा रही हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं बोल देती कि वहाँ उसकी टेबल मत बनाओ। टेबुलेट फॉर्म में इंप्रेशन बनता है, मार्क्स हैं जो फुल आते हैं। ठीक है बच्चे, एग्जामिनर पे भी इसका इंप्रेशन बहुत बढ़िया जाता है। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें क्या है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में होता है ये, ऑक्सीजन की। एनारोबिक में क्या होगा, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ये क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द आउटसाइड मूवमेंट, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, वही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हुई हैं। ओके, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द आउटसाइड एनवायरनमेंट, जबकि एनारोबिक में तो ऑक्सीजन होती ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज एब्सेंट। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये किस में होता है, साइटोप्लाज्म में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो आपका एनारोबिक हो गया ये कहाँ पे होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में। ठीक है बच्चे, और एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो रिलीज़ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। एनारोबिक में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, वहाँ पर वेरिएशन होती रहती है। ठीक है जी, और एरोबिक में क्या होता है, जो 36 ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, निकलते हैं, मतलब यील्ड है। और यहाँ पर क्या होता है, 2 ATP। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 2 ATP। तो जो आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, ये आपकी कहाँ पर टेक प्लेस करती है, जो हमारे पास वाटर लॉक्ड प्लांट होते हैं उनके रूट्स में, या फिर जो पैरासाइटिक वर्म होते हैं आपके, या फिर एनिमल मसल्स में, और फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जैसे कि यीस्ट हो गया। तो ये लास्ट की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने एनारोबिक के लिए ऑर्गेनिजम्स के नेम है जो वो पूछे थे हमें यहाँ पे। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर द एल्वेली डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कल हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना, कल के भी था एक इस टाइप का क्वेश्चन कि विली बोलते हैं उसको, वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेती है वहाँ पे, कि गैसेस का एक्सचेंज है जो मैक्सिमम हो सके, वही एक्सप्लेन करना है। देखो, द एल्वेली आर द स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, एल्वेली क्या होती है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, और प्रेजेंट कहाँ पे होती है, रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना हमने, तो लंग्स में प्रेजेंट होती है। द वॉल्स ऑफ द एल्वेली कंसिस्ट ऑफ, जो वॉल्स है ना एल्वेली की, तो उसके अंदर क्या होता है, वो उसके अंदर होता है मेनली नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड की वेसल्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं वो। ईच लंग कंटेन 300 to 350 मिलियन एल्वेली, जो लंग्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं बच्चे, 300 से लेकर 350 मिलियन एल्वेली को। ठीक है, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन इन बोथ द लंग्स। तो एक में आपकी 350 की रेंज है, तो दोनों में आपका क्या होगा, 700 मिलियन। ठीक है, द एल्वोलर सरफेस व्हेन स्प्रेड आउट कवर्स अबाउट 80 मीटर स्क्वायर एरिया, जो आपका एल्वोलर सरफेस होता है ना, ये कितना स्प्रेड आउट होता है कि कम से कम 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सके। ठीक है, और इतना ज़्यादा एरिया है जो बहुत होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के लिए दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक्स द गैसियस एक्सचेंज मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो पहले तो आपने उसके स्ट्रक्चर पर बात करनी है, फिर बताना है कि वो ब्लड वेसल से होती हैं, फिर थर्ड आपने बताना है कि कितनी मिलियन एल्वेली होती हैं हर एक लंग में, फिर दोनों में टोटल 700 हो जाएंगे, और फिर जो एल्वेलर सरफेस होते हैं वो स्प्रेड आउट कितना हो जाता है, 80 मीटर स्क्वायर एरिया से, और ये जितना लार्ज सरफेस एरिया है उससे गैसेस का एक्सचेंज बहुत हो जाता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो एल्वेली और कैपिलरी की
का डायग्राम भी दिखाया है यहाँ पे। एल्वोली दिख रही है ना आपको, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और इनके अंदर प्रेजेंट होती है कैपिलरी, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है इसको हम बोलते हैं ब्रोंकोल्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे? ब्रोंकोल्स। काफ़ी एल्वोली जो कंबाइन हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड बी द 10th क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज़। तो क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि जिसकी वजह से खून की, या हीमोग्लोबिन बोल देते हैं, उसकी कमी होती है बॉडी में, ठीक है। तो ये हमने बताना है, हेमोग्लोबिन के बारे में बताना है मेनली, ठीक है बच्चे। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है जब बॉडी सेल्स में, ठीक है। इससे ये एनीमिया जो बोलते हैं ना, खून की कमी से एनीमिया हो गया, तो वही है ये, ठीक है जी। तो देखो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप लोग। हेमोग्लोबिन के बारे में बता दो पहले तो कि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी सेल्स को। किसके लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। बॉडी सेल्स को बोलना है, सिर्फ लंग्स को नहीं बोलना, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं फिर हम, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चे। हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी सेल्स को। किसके लिए करता है वो? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। इसीलिए क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है ब्लड में, खून में, वो अफेक्ट करती है किसको? जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ठीक है। ब्लड की जो कैपेसिटी होती है ना ऑक्सीजन को सप्लाई करने की, वो उसको इफ़ेक्ट करती है फिर वहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, दिस कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स। इससे क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की बॉडी सेल्स में, और इसकी वजह से डिसीज़ जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एनीमिया। इट कैन ऑल्सो लीड टू अ डिसीज़ कॉल्ड एनीमिया, ठीक है बच्चे। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज़ इट नेसेसरी। यानी कि ये आपका चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हार्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था ना, पंपिंग कैसे होती है, कैसे क्या रिलैक्स होता है, ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर सारी एक्सप्लेन करनी है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो, वो कैसे सप्लाई है जो उसकी पास होती है, ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है तो ये भी बताना है हमने। तो हार्ट का पूरा क्वेश्चन विद डायग्राम आपने यहाँ पे बताना है, विद कंप्लीट प्रोसीजर कि पहले ये प्रोसेस होती है, फिर ये होती है, इस तरीके से सभी पार्ट जो आपके एट्रियम होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, वो सब बताने हैं कि कहाँ पे पहले क्या आता है, क्या जाता है, लास्ट में क्या होता है। पूरा ही एक्सप्लेन कर रखा होगा ये, यहाँ पे देखो बढ़िया तरीके से पूरा ही एक्सप्लेन है। डबल सर्कुलेशन के साथ एक्सप्लेनेशन देनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपका डबल सर्कुलेशन उसने पूछा था ना। बट पहले इसको हार्ट के साथ समझते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है देखो, डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बच्चे? 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है बच्चे। अभी आपको डायग्राम में अगर आप राइट हैंड को रखते हो, राइट साइड बुक के राइट रख रहे हो, तो वहाँ पे आपको लेफ़्ट लिखा दिख रहा है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जहाँ पे आपका लेफ़्ट हैंड है वहाँ पे रख रहे हो, आपके लेफ़्ट हैंड्स की साइड आपको राइट दिख रहा है, ठीक है। तो अपने आप को मिरर के सामने खड़े होके फिर अपना राइट लेफ़्ट देखो, ठीक है, जो अपना राइट लेफ़्ट है वो देखो, फिर आपको सही समझ आएगा। खुद का इमेजिन करो, कहने का मतलब ये है। इस पिक्चर को ऐसे देखो कि ये बैक से आपको दिख रही है, ठीक है जी। तो देखो क्या है, जो ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर है, राइट लेफ्ट में है वो एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है बच्चे। अब जो हमारे पास ब्लड का फ्लो है हार्ट के अंदर वो कैसे होता है, तो जो हार्ट है हमारे पास, इसमें क्या होता है, एक तो सुपीरियर और एक इन्फीरियर वेना कवा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कवा है, ये क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड जो आपका ब्लड होता है इसको कैरी करते हैं, ठीक है, अपर एंड लोअर रीजन से बॉडी के, और फिर उसकी सप्लाई करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की राइट एट्रियम में, ठीक है। हार्ट में सबसे ऊपर जो होता है राइट एट्रियम, तो सबसे पहले आपका ये वहाँ पे जाता है, जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हो ना, ये देखो राइट एट्रियम है, ठीक है, वेना कवा फ्रॉम लोअर बॉडी, फिर ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, ठीक है बच्चे। तो क्या होगा, यहाँ पे जो राइट एट्रियम है कंट्रैक्ट हो जाएगा और पास करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसको, राइट वेंट्रिकल को। किसके थ्रू करेगा ये, यहाँ पे यूरिकोलो जो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है उसके थ्रू करेगा।
फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको पास करता है पल्मोनरी आर्टरीज को। ठीक है बच्चे, जो पंप करती हैं इसको लंग्स को, जहाँ पर ब्लड जो आपका ब्लड है वो आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और फिर क्या होता है नेक्स्ट, इसके बाद लंग्स से पल्मोनरी जो वेन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो इस तरह राइट में जो डीऑक्सीजनेटेड था वो लेफ़्ट में ऑक्सीजनेटेड करके भेजा गया है हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड की ही ज़रूरत है। डीऑक्सीजनेटेड को क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। देन जो लेफ़्ट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसके थ्रू होगा, वो जो यूरिकुलर वेंट्रिकल एपर्चर होता है, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है एंटर करेगा वो आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो ब्लड पास करता है एरोटा से, मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल से, तो जो एरोटा होता है वो क्या करता है, काफ़ी आर्टरीज़ को वो देता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर। ठीक है बच्चे, तो होप सो आपको ये एक्सप्लेनेशन है जो ये प्रोसीजर है समझ आया होगा। बाकी हार्ट का पूरा टॉपिक हमने 30 to 40 मिनट्स के वीडियो में कर रखा है ऑलरेडी क्लास में, इसीलिए मैं यहाँ पर ये पूरी 30 मिनट अब बार बार नहीं लगाऊंगी। ठीक है, वो क्लास देख लेना आप लोग ज़रूर जाके। ओके, फिर यहाँ पे ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है जो ह्यूमंस में ये दिखा रखा है कि हमारे पास क्या होता है, नीचे की साइड हैं जो कैपिलरी हैं बॉडी ऑर्गन की जो लंग्स से अपार्ट होती हैं, ऊपर लंग कैपिलरी हैं, फिर सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरीज, फिर वेना कोवा बॉडी से आती है, ये आर्टरी बॉडी में एंटर करती है, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है बच्चे, तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड होता है हार्ट में 2 बार ही जाता है। ठीक है, ये पढ़ लिया ना हमने कि वो कैसे डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होके पास हुआ है, तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। 2 टाइम्स आया है ना, वो डबल हो गया और सर्कुलेशन हुई है उसकी, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डबल सर्कुलेशन। अब इम्पोर्टेंस है डबल सर्कुलेशन की हमारे पास, वो क्या है कि जो सेपरेशन होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो सप्लाई है ऑक्सीजन की बॉडी सेल्स में करनी होती है, और ये एफिशिएंट जो सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई है, मतलब ये एफिशिएंट है, मतलब बहुत है ये, और ये यूज़फुल है स्पेशली वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी वार्म ब्लडेड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चे, कहीं क्वेश्चन में आपके पास आए कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर, वहाँ पे ह्यूमन भी ऑप्शन हो और आप सोचो ये तो नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को। कैसे करते हैं वो, इसको मेंटेन अपने आप को कूल करके। ठीक है, जब वो हॉटर एनवायरनमेंट में होते हैं, या फिर बाय वार्मिंग देयर बॉडी व्हेन दे आर इन अ कूलर एनवायरनमेंट, जब कूलर एनवायरनमेंट में होते हैं तो अपनी बॉडी को वो हॉट कर लेते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हैंस दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर मोर रेस्पिरेशन सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकें। दस यानी कि द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन इज़ मोर एफिशिएंट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना ह्यूमन का, वो मोर एफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर डबल सर्कुलेटरी हार्ट होते हैं। ठीक है बच्चे, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा सभी को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आपने ये बताना है जाइलम फ्लोएम वाला, लास्ट उसमें भी कितना एक्सप्लेन किया था, तो टेबलेट फॉर्म में लिखना आना चाहिए आपको ये पहले तो। ठीक है, तो देखो जाइलम फ्लोएम, जाइलम हेल्प करता है, जाइलम फर्स्ट पॉइंट है देखो यहाँ पे, जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जाइलम टिश्यू किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में वाटर को और मिनरल को, और जो फ्लोएम टिश्यू है आपका वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। ठीक है, अब जाइलम में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है अपवर्ड होता है रूट से दूसरे पार्ट तक, तो आप इसको कैसे लिखोगे, वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स। और फ्लोएम का कैसे लिखोगे, फूड इज़ ट्रांसपोर्ट इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, फूड तो ऊपर और नीचे सभी के पास जाता है, लेकिन वाटर है जो अपवर्ड जाता है, क्योंकि रूट्स तो उसको अब्जॉर्ब ही करती हैं। थर्ड पॉइंट है आपके पास, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम अकर्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्स सच एज ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ एक सिंपल फिजिकल फोर्स होता है प्लांट्स के अंदर, यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब जाना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल।
और जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो किस फॉर्म में होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में होती है बच्चे? वो एटीपी की फॉर्म में। ठीक है बच्चे, तो आप इसको लिख लोगे ना ऐसे टेबल बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। हम मतलब अभी तक यही चीज़ें बार बार पढ़ रहे हैं ना, तो देखो बस देख लो इसको कैसे लिखोगे विद टेबल। जो एक साइड लिख लेना है टेबल में आपने ऊपर एल्वेली, एक साइड लिख लेना है नेफ्रॉन। ठीक है बच्चे, एल्वेली हमारी लंग्स में होती हैं, नेफ्रॉन है जो किडनी में होते हैं। ये कॉमन सी बात है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने यही बताना है। ठीक है, फिर आपने बताना है कि वो किससे मिलकर बने होते हैं, एल्वेली किससे मिलकर बनी होती है या किससे कनेक्ट होती है आगे। ऐसे ही नेफ्रॉन का बताना है आपने, किससे मिलकर बना होता है या कैसे कनेक्ट है आगे, और फिर आपने उनके फंक्शन बताने हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो यही करना है बस आपने इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, एल्वेली आर टीनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। एल्वेली क्या है? छोटी छोटी बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और नेफ्रॉन क्या होती हैं? नेफ्रॉन आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। नेफ्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो तो बैलून लाइक थे, ये ट्यूबुलर होते हैं, ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, द वॉल्स ऑफ द एल्वेली आर वन सेल थिक एंड इट कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। जो एल्वेली की वॉल होती हैं वो थिक सेल होती है उनकी, और इनमें एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। और जो नेफ्रॉन होता है वो में बना होता है किससे? ग्लोमेरुल से, बोमेन कैप्सूल से, ये और फिर लॉन्ग रेनाल ट्यूब से। इसके अंदर क्या होता है? क्लस्टर होता है थिन वॉल्ड कैपिलरीज का। ठीक है बच्चे, तो ये नेफ्रॉन की ना ओपन स्ट्रक्चर दिखा रखी है आपको। ये स्ट्रक्चर भी बना के आ सकते हो आप एग्ज़ाम में, अगर वो स्ट्रक्चर आपको डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप ये भी बना के आ सकते हो। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं आपका मार्क्स तो थोड़ा बहुत कट हो जाएगा, हाफ मार्क्स कोई ज़रूरी भी नहीं है, वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड है। ठीक है, और एल्वेली की तो यही बनाना, मुझे ये एल्वेली की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी लगती है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग ज़रूर बनाना। ठीक है, अब आपने इसके फंक्शन बताने हैं बच्चे। तो देखो क्या है, पहले हम एल्वेली का फंक्शन बताएंगे। ये तो पता ही है ना अपने, नेफ्रॉन में ऊपर बोमेन कैप्सूल होते हैं, फिर ये डिस्टल ट्यूब, फिर कलेक्टिंग डक्ट, और नीचे आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूबल, और फिर आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब इनके फंक्शन की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे एल्वेली में क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, वहाँ पर कहाँ पे टेक प्लेस करता है? ब्लड ऑफ कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वेली एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द एल्वेली। ठीक है बच्चे, ये वॉल दिखा रखी है आपको एयर सैक की, ये ऑक्सीजन इनसाइड रेड एरो, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड आपका ब्लू एरो। ठीक है, और यहाँ पे है ये रेड ब्लड सेल। और फिर एल्वेली आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। एल्वेली क्या है? साइट है किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब फंक्शन है यहाँ से, द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनाल आर्टरी। जो ब्लड है वो किडनी के अंदर एंटर करता है किसके थ्रू? रेनाल आर्टरी। फिर वो आगे ब्रांचिंग होती है, उसकी फैली होती है काफी कैपिलरीज तक, इनटू मैनी कैपिलरीज इन द ग्लोमेरुलस। अब क्या है, जो आपका वाटर और सोल्यूट है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है नेफ्रॉन को बोमेन कैप्सूल पे। ठीक है, द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट बोमेन कैप्सूल। देन द फिल्ट्रेट मूव थ्रू द प्रॉक्सिमल ट्यूब एंड देन डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले। अब जो फिल्ट्रेट है वो आपका मूव कर गया कहाँ पे? प्रॉक्सिमल ट्यूब से मूव होता हुआ कहाँ पर चला जाएगा? लूप ऑफ हेनले में। फ्रॉम हेनलेज लूप, हेनले लूप से क्या होगा फिर? फिल्ट्रेट पासिस इनटू द डिस्टल ट्यूबल एंड देन टू द कलेक्टिंग डक्ट। हेनले लूप से जो फिल्ट्रेट है वो पास होगा डिस्टल ट्यूबल में और फिर कलेक्टिंग डक्ट में। और जो कलेक्टिंग डक्ट है कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन। ठीक है, कई नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करता है एंड पास इट टू द यूरेटर। किसको पास करता है फिर? ये यूरेटर को। एंड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, जब फिल्ट्रेट का फ्लो होता है ना उसके ड्यूरिंग, उसके दौरान क्या होता है? सम सबस्टांस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब। ठीक है, कुछ सब्सटेंस हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, उनको सिलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, ये अभी बोमेन का ये नेफ्रॉन की प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा रखी है, वो सिर्फ थोड़ा एक ओपन स्ट्रक्चर थी, ये क्लोज में है इसकी। ठीक है,
तो ऊपर ये बोमन कैप्सूल आपको दिखा रखा है, फिर रेनाल आर्टरी की ब्रांच, ग्लोमेरुलस, फिर टैबुलर पार्ट, फिर कलेक्शन डक्ट, लोप ऑफ हेनले। ठीक है, आपने बताना है कि जो नेफ्रॉन है हमारी वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन था। वाह, चलो ये तो बढ़िया हुआ काम। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन ही था आपका। चलो, यानी कि आज की क्लास में आपके एंड टेक्स्ट जो सभी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चे, तो हमने यहाँ से इन टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बच्चे, अब लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेरे लिए तो हो गया, आपके लिए तब होगा जब प्रॉपरली वीडियोस देख लोगे, अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर लोगे और क्लास में कोई टेस्ट होगा तो उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे, इवन के फाइनल एग्ज़ाम में भी। ठीक है बच्चे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ आए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है बच्चे, जो स्टूडेंट्स आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चों, बहुत ज़रूरी है अभी। ठीक है जी, ताकि आगे नए नए स्टूडेंट्स जुड़ें हमारे साथ, सबको पता लगे कि साइंस सिंप्लीफाइड चैनल पर कंप्लीट सिलेबस है जो वो करवाया जा रहा है। ठीक है बच्चे, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना आप लोग। ठीक है जी, एंड उम्मीद करती हूँ कि मैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।